स्वागत है आप सभी का 10 का दमदार ट्रेड में। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी करीब करीब 17,995, बैंक निफ्टी 41,256। हालांकि मिड कैप इंडेक्स जो है वो हायर लेवल से जहां खुला उसको कहा अलविदा, उसको रिगेन नहीं कर पाया। मिड कैप से अगर देखिए उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। और आज रिलायंस ये एकमात्र ऐसा स्टॉक जो कि क्रिएट करता हुआ एक डिफरेंशियल बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी एंड निफ्टी बैंक, आज ये एक मजबूत कड़ी ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। इस कार्यक्रम में हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे, निलेश जैन और अमित सेठ। इनसे करेंगे बातचीत निफ्टी बैंक निफ्टी पर व्यू, साथ ही साथ दो इनके अगर आप देखें इंडिविजुअल ट्रेड्स जहां पर ये काफ़ी कन्विंस्ड हैं कि मोमेंटम आएगा। और बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में गुरमीत चड्ढा। अनुज, एक बार फिर से अगर आप देखें इंडेक्सेस 17,800 की ट्रेजेक्ट्री में और 41,258, रिलायंस एक डिफरेंस क्रिएट करता हुआ अनुज, लेकिन मिड कैप्स बैकवर्ड पे। अनुज बिल्कुल, रिलायंस क्लियरली डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। और इनफैक्ट जो बात भी कर रहे थे हम, पूरा का पूरा निफ्टी का मूव जो है वो एक स्टॉक की वजह से आ रहा है। करीब करीब 2% का मूव इस समय रिलायंस में 2494 इस समय रिलायंस का रेट चल रहा है। और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है 2513, उसके काफ़ी करीब इस समय आता हुआ रिलायंस। तो देखते हैं उसको क्रॉस कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। उसके अलावा देखिए, आज जो सुबह बात हुई थी वीरू, ओल्ड इकोनॉमी वर्सेस न्यू इकोनॉमी, आज एग्जैक्टली वही चल रहा है। सारे के सारे ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स जो अच्छा कर रहे हैं, कोल इंडिया, ओएनजीसी, बजाज ऑटो, रिलायंस, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, एनटीपीसी, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, अदानी एंटरप्राइजेस, पावर ग्रिड, लीवर, एमएनएम, आयशर मोटर्स, मैं एक के बाद एक जा रहा हूँ, बजाज फिनसर्व, अपोलो हॉस्पिटल्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक। 17 जो निफ्टी के टॉप गेनर हैं सारे के सारे जो है वो ओल्ड इकोनॉमी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप आज के ओवरऑल मार्केट में देखिए किस तरीके से न्यू इकोनॉमी शेयर्स की पिटाई हो रही है, जैसे नायका हो गया या पीवी फिनटेक हो गया, डिलीवरी हो गया, ये सब शेयर्स की आप अच्छी खासी इस समय इनमें आप डिक्लाइन देख रहे हैं। चलिए अपने गेस्ट से बात करते हैं और उनकी फ्रेश पिक्स लेते हैं। नीलेश से शुरुआत करते हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग, क्या पिक किया आपने? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी। देखिए पिक जिसका आपने जिक्र किया, ओल्ड इकोनॉमी का जिक्र कर रहे हैं। ओवरऑल पीएसयू स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन है। और पीएफसी, आरईसी के साथ साथ ओएनजीसी इस पर्टिकुलर काउंटर में भी काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। 3% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट इजाफा है और एक टेक्निकली ब्रेकआउट भी आता हुआ हमें नजर आ रहा है। 135 के आसपास करंटली काउंटर ट्रेड कर रहा है। ऊपरी स्तरों पर 138 से 140 के टारगेट्स के लिए ओएनजीसी को करंट लेवल पे खरीदारी करने की सलाह होगी। 131 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है ओबेरॉय रियल्टी। यहाँ पे एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ओवरऑल रियल्टी पैक में कल के सेशन में भी हमने काफी अच्छा एक्शन दिखा था। आज फॉलो बाइंग हमें देखने को मिल रही है। तो ओबेरॉय रियल्टी में ऊपरी स्तरों पर 910 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। 876 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। दो ट्रेड्स आपके हो गए यहाँ पर नीलेश जी, और ओवरऑल रियल्टी 889 पर ये आपका लॉन्ग ट्रेड है। ओके, ये दो ट्रेड्स आपके सौजन्य से आगे। इस बीच एक दो चीज़ और मैं स्क्रीन पर ऐसा काम करते हैं, पहले अमित का ट्रेड लेते हैं तो फिर बात करेंगे उस पर अनुज से। अमित जी, आपके दो कन्विशन ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? वीरेन जी, मुझे पोजिशनली एमएनएम पसंद आ रहा है। एमएनएम कल और आज की वॉलेटिलिटी के बावजूद अपना ग्राउंड होल्ड कर रहा है। स्टॉक अपने ग्राउंडिंग बेस फॉर्मेशन से बाहर आ रहा है। करंटली इसका प्राइस 1302 का है कैश में। बाई की सलाह है। पोजिशनली इसके टारगेट 1375 के लगते हैं और स्टॉप लॉस इसका रखूंगा 1270 रुपए का। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है डेट इज आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड ने भी एक राउंडिंग बेस फॉर्मेशन बनाया, डब्ल्यू पैटर्न भी है बोलिंजर बैंड्स पे। और कल के सत्र में एक हमने इसमें काफी अच्छा वॉल्यूम अपटिक देखा था और आज हमने देखा कि स्टॉक ने अपना 200 डेमा भी रिकवर कर लिया है। तो आरएससी में बाई की सलाह है। 9930 का प्राइस है, 96 का स्टॉप लॉस रखूंगा और लगभग 106 रुपए के टारगेट्स रहेंगे। ओके, आरईसी उसमें भी बाय इस समय सबके सब ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक। देखिए जो मार्केट में डिप आई थी वो बाय हो गई है। बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की डिप जो है वो बाय हुई है। निफ्टी में अब करीब करीब 70 पॉइंट के इस समय आप तेज़ी देख रहे हैं। वो जो इंटरडे डिक्लाइन थी उसमें बाइंग, उसका ऑफ कोर्स काफ़ी बड़ा कारण जो मूव आया था रिलायंस में वो है। और बैंक निफ्टी भी नीचे से थोड़ा सा घुमा है और उसका कारण है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में वापस थोड़ी सी बाइंग आई है तो उसने थोड़ा सपोर्ट किया है। चलिए अब हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, गुरमीत चड्ढा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ। गुरमीत, गुड मॉर्निंग। गुरमीत, पहले बात करते हैं, ये जो सबके सब न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स कोलैप्स कर रहे हैं, खासतौर से नायका, आप कैसे अप्रोच करेंगे और क्या एडवाइस होगी आपकी इस समय? क्या ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स बेच के जाएंगे,
या फिर एक वार्निंग साइन है कि इनसे दूर रहें? अनुज, दोनों है एक्चुअली। कुछ जगह अपॉर्चुनिटी है और कुछ जगह मुझे लगता है हमें सिर्फ प्राइस करेक्शन नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा रब ऑफ यूएस से भी हो रहा है। वहां तो बड़े नाम जो है, मेटा है या अमेजोन है, वहां पे हमें देखने को मिला है कि जब वैल्यूएशंस बढ़ जाते हैं और सब कुछ आप फ्यूचर प्रोजेक्शंस पे करते हैं, और नए नए टर्म्स यूज करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म प्ले है, ये एड्रेसेबल मार्केट इतना बिलियन मल्टी बिलियन डॉलर्स का है, और जब नंबर्स ठीक नहीं आते हैं तो जो हमने अभी तक 10 साल में ना पी एक्सपेंशन देखा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट जीरो रहे, आपको पी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि आज 10 साल का यूएस बॉन्ड है 4% यील्ड देता है, हमारे यहाँ 7.5% देता है 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड। तो कॉस्ट ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग हैज गॉन अप, तो वो हमें देखना पड़ेगा। और नायका मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी एक थोड़ा सा यूनिक प्ले है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पे। उनका यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छा है। अगर आप सही तरीके से देखें तो पहला ओमनी चैनल है जो ऑनलाइन से ऑफलाइन को ठीक से इंटीग्रेट कर रहा है, नए मैट्रिक्स ऐड कर रहा है। उन्होंने अभी एक कंसेप्ट शुरू किया था नायका एवरीडे, जिसको थोड़ा सा ट्रैक्शन मिला है। तो ये मे भी थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं, पर इसमें स्टैगर्ड बाइंग न्यू एज बिजनेस में इसमें से ये बिजनेस है जो मुझे थोड़ा ठीक लगता है। बाकी जगह पे मैं अभी थोड़ा सा दूर रहूंगा, क्योंकि जहां इस बाजार में अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है और थोड़ा भी तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। हमने देखा है काफी सारी कंपनीज के साथ जितनी न्यू एज लिस्टिंग्स हुई हैं। आप देखिए मैपमाई इंडिया, देखिए बहुत अच्छा निश प्ले है डिजिटल मैपिंग पे। आईपीओ आने के बाद 1900 गया था, अभी फिर आईपीओ प्राइस से नीचे है, 1300-1400 के लगभग है, क्योंकि ये 70-80 पी पे ट्रेड कर रहा है। तो जहां भी वैल्यूएशन ज्यादा है या प्रॉफिट नहीं है या विजिबिलिटी पुअर है, मेरी सलाह है कि उससे दूर रहिए। जहां पे अर्निंग है, जहां पे वैल्यूएशन रीजनेबल है, वही मार्केट में जो है सेफ जगह है पार्क होने की। तो इनमें से कौन सा एक स्टॉक है जिसको आप हम टेबल थम्स करके बाय करने को बोलोगे गुरमीत? तो अनुज, 3-4 पॉकेट्स हैं जो अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अभी भी मुझे लगता है रनअप के बावजूद अच्छा करेंगे। हम एक अच्छी क्रेडिट साइकिल में है। पीएसयू बैंक्स में हमें एसबीआई काफी पसंद है। लगभग अगर आप देखिए, अगर आपको याद होगा 2003 से 7 में एसबीआई ने एचडीएफसी और बाकी प्राइवेट बैंक्स को आउट परफॉर्म किया था, क्योंकि कॉर्पोरेट लोन साइकिल वापस आई थी। अगर आप मेरे ख्याल है शायद आपसे ही बात हो रही थी उनके मैनेजमेंट की, उन्होंने बताया कि करीबन 1.5 लाख करोड़ का उनके पास कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है, जिसमें से 70% प्राइवेट है। तो ये साइन है कि थोड़ा सा प्राइवेट कैपेक्स शायद आ रहा है। दूसरा, आप देखिए जो उनकी कॉर्पोरेट की अनयूटिलाइज लिमिट है, जो हम यूज चेक करते हैं बैंक में, वो कम हुई और अब करीबन अभी 6 लाख करोड़ है, जिसमें टीएल और वर्किंग कैपिटल दोनों है। रिटेल में अच्छा कर रहे हैं। इस बैलेंस शीट पे भी 13% का क्रेडिट ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं, जो कि काफी बड़ी बात है। कुछ छोटे बैंक्स हम मुझे लगता है री रेटिंग हो रही है, क्योंकि उनका एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो रहा है कासा। और मैंने इस पे बात भी की थी कि थोड़ा सा लाइबिलिटी वॉर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ रहा है। तो जिन बैंक का कासा अच्छा है वो बेहतर करेंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट हमें अच्छा लगता है। आईसीआईसीआई मुझे लगता है कंटिन्यूसली अच्छा करेगा। और कुछ मुझे मैन्युफैक्चरिंग में अपॉर्चुनिटीज दिख रही है अनुज, जैसे टेक्सटाइल्स में दिख रही है। हमने आज गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के नतीजे देखे कल, हमें केमिकल्स में दिख रही है। ये अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी होने वाली है अगले 2-3 साल में। तो ये 2-3 पॉकेट्स हैं, डिफेंस है, जहां पे हम लोग मार्केट में एक स्टैगर्ड तरीके से, मैं थम द टेबल बाइंग अभी नहीं कर रहा हूँ। जहां वैल्यूएशन ठीक दिखती है तो हम थोड़ा थोड़ा कैश अपना डिप्लॉय कर रहे हैं। पिछली बार गुरमीत जी, अनुज ने आपका स्वागत किया था छोले भटूरों से, याद है? दोनों तरफ से। आई मीन आपकी, अगर आप देखें उस रेस की भी, आप उसकी दौड़ की फोटोग्राफ थी। इस बार गुरमीत जी दिल्ली का मौसम बड़ा अच्छा है, और इस बार फॉर्चुनेटली फॉर अस कि व्हेन पोस्ट दिवाली वो इतना स्मॉग भी नहीं है। इस बार दिल्ली अच्छी लग रही है पोस्ट दिवाली, ठंडक भी जल्दी आ गई है, अक्टूबर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बार की क्या प्लान्स हैं? कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग है विनय जी। अगर आप देखेंगे दिल्ली वाले गाड़ियां भी ज्यादा खरीद रहे हैं, घर भी ज्यादा खरीद रहे हैं, खाना भी ज्यादा बाहर खा रहे हैं जो कि दिख रहा है आपको, रश दिख रहा है होटल्स और रेस्टोरेंट में। तो ये फेस्टिव सीजन बहुत अच्छा गया। मैं पीछे बता रहा था, मैं करोल बाग, लाजपत नगर वगैरह काफी जाता हूँ, मेरे काफी क्लाइंट्स हैं पुराने दिल्ली के। मुझे बाजार में बहुत रौनक दिखी इस बार काफी साल के बाद।
तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और दिल्ली वाले थोड़ा सा मुझे लगता है ये प्रॉपर्टी से फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ भी जा रहे हैं, ये भी एक अच्छा साइन है। एग्जैक्टली मैं उसी बात पे आना चाह रहा था। डीएलएफ ने जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, आई मीन प्रीमियम प्रोजेक्ट्स, और इनफैक्ट मैं बताऊँ आपको गुरमीत जी, दिल्ली एनसीआर के आई मीन रेजिडेंशियल प्राइसेस अब वो 4433 बीएचके जो हैं वो 3 CR 4 CR 5 CR की रेंज में आ रहे हैं, जो कि हिस्टोरिकली कभी भी 1.5 CR से ऊपर नहीं गया था। आई मीन मैं बता रहा हूँ, आई मीन लास्ट टाइम्स ऑफ इंडिया जब मैंने रीड पढ़ा था, उसमें जब मैं एड्स पढ़ रहा था 3 CR 4 CR 5 CR, और वो कंज्यूम भी हो रहा है। आपका व्यू इस पर और रियल एस्टेट पर आपका टेक, स्पेशली दिल्ली एनसीआर और जो यहाँ पे कंपनियां लाइक डीएलएफ एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज? मुझे लगता है अच्छा करेगा। हमारा हमारा होम इम्प्रूवमेंट पे काफी पॉजिटिव आउटलुक है। डीएलएफ का आप देखिए, पिछले साल भी उन्होंने गाइडेंस बीट किया। इस साल भी उन्होंने नए लॉन्चेस अगर आप देखें तो कुछ 3800 करोड़ के नए लॉन्चेस हैं, जो कि लार्जली गुड़गांव और एनसीआर में ही है मेजोरिटी। उनका जो रेंटल पोर्टफोलियो है वो भी अच्छा कर रहा है, उसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ी है। वे जो एस्केलेशन हुए हैं वो टाइमली हुए हैं। और आगे जाके शायद रीड फॉर्मेट में उनका रीड भी दिखेगा आपको कुछ कुछ समय बाद। तो और बहुत 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 एक्सपेंसिव नहीं है। हमें ज्यादा अच्छा वो थीम्स लगती हैं जो होम इम्प्रूवमेंट से जुड़ी हैं, क्योंकि वहाँ बैलेंस शीट और रिटर्न रेशियोज बेटर होते हैं। हमें पॉलीकैब आप देखिए, अब B2C जो उनका बिजनेस है वो लगभग 38% है। एक टाइम तो लार्जली B2B प्लेयर होता था। इंफ्रा में तेजी है, हाउसिंग में तेजी है। उनका जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स है, पिछला क्वार्टर थोड़ा सॉफ्ट था, पर आप देखिए उसका 35% का ग्रोथ है पिछले 5 साल में। और अब वो मिक्स भी चेंज कर रहे हैं। मैक्सिमम उनकी सीलिंग फैंस की सेल थी, अब उनका प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज हो रहा है, जो मार्जिन में ऐड करेगा। काफी सारे किचन अप्लायंसेज और होम अप्लायंसेज ऐड हो रहे हैं। हमें सीमेंट में आपने देखा होगा, थोड़ी सी आपको सीजनली वीक क्वार्टर के बाद थोड़ी तेजी देखने को मिली है। कंसोलिडेशन हो रहा है, केपेक्स हो रहा है। हमें और भी होम इम्प्रूवमेंट थीम्स अच्छी लगती हैं। उसके अलावा रियल एस्टेट को भी आप सेलेक्टिवली देख सकते हैं। हमें साउथ में प्रेस्टीज और शोभा भी को भी हम ट्रैक कर रहे हैं। तो ओवरऑल जैसे मैंने आपको बोला, आप देखिए इस साल जो टॉप 7 सिटीज हैं, लगभग 3.6 लाख यूनिट का रजिस्ट्रेशन का एक रिपोर्ट आई है एनारॉक की, जो बात करी है कि लगभग 3.5 लाख से ज्यादा घरों की रजिस्ट्री होगी इस साल में, जो कि 2014 का के पीक से ज्यादा होगा। तो क्लियरली अपटिक है। और इस ट्रेंड मुझे लगता है ये काफी स्ट्रक्चरल ट्रेंड है जो आपको अभी देखने को मिल रहा है, जिससे हम कहते हैं कि कंजम्पशन भी ज्यादा हो रहा है और इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो रही है। ओके, देखिए मार्केट में इस समय वापस तेजी, और रिलायंस ने पूरा का पूरा सिंगल हैंडेडली इस लास्ट लेग को लीड किया है। 2500 क्रॉस किया अब रिलायंस ने, 2504 पर आता हुआ रिलायंस का शेयर। 50 डे, 100 डे, 200 डे, तीनों के तीनों मूविंग एवरेजेस यहीं पर है रिलायंस की। 2506 पर 50 दिन का, 2519 पर 100 डे और 2513 पे 200 डे मूविंग एवरेज। गुरमीत, सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट का इस समय पूरा का पूरा एक मार्केट को सपोर्ट देता हुआ जबरदस्त तरीके से क्या लीड कर रहा है इस मूव को आपके हिसाब से, और क्या क्या व्यू होगा आपका यहाँ पर? अनुज, हमने देखा है कि कुछ एक काउंटर्स पे जो कि थोड़ा फ्लैट रहे हैं, थोड़ी इंस्टीट्यूशनल बाइंग आई है। मेरी कुछ फंड मैनेजर से भी बात हुई। आपको थोड़ा बहुत वो इतना प्रोमिनेंट मूव नहीं दिख रहा होगा एचडीएफसी ट्विंस में या रिलायंस में, या जो भी शेयर्स हैं कोटक में। ये शेयर्स थोड़ा सा पिछले कुछ पीरियड में फ्लैट रहे हैं, तो थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल बाइंग है। रिलायंस में मुझे लगता है अनुज की जो बड़ा मूव है वो थोड़ा वैल्यू अनलॉकिंग से आएगा, कि या तो वो एनर्जी बिजनेस में स्टेक मोनेटाइजेशन होगा, या जियो की जिसे हम लिस्टिंग की बात करते हैं, सेपरेट लिस्टिंग को, मुझे लगता है तब शायद बड़ा मूव आएगा। अदरवाइज थोड़ा ग्रैनुलर रहना चाहिए। और अगर आप देखिए जो उनका न्यू एज बिजनेस है वो निरंतर अच्छा कर रहा है। जियो के आप नंबर्स देखिए, अब जियो और रिटेल लगभग 40% एबिट में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि पहले ऑयल और केमिकल ही करीबन 80% होता था एबिट का 5 साल पहले। दूसरा जो मुझे लगता है जो न्यू एनर्जी बिजनेस है, वहां पे हमें प्रोग्रेस मॉनिटर करनी पड़ेगी। रिलायंस की काफी एग्रेसिव प्लान है, और वो एक स्पेस है जिसे हम काफी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, और उसमें हमें काफी चीजें अच्छी लगती हैं। रिलायंस अच्छा लगता है, पराज अच्छा लगता है, ईवी चार्जिंग का इकोसिस्टम है उसे हम ट्रैक कर रहे हैं। तो बट बड़ा मूव मुझे लगता है वो होगा जब आपको थोड़ा वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिलेगा एनर्जी बिजनेस में और जियो की लिस्टिंग से। अच्छा गुरमीत जी, एक चीज़ बताऊँ मैं, इनफैक्ट क्या क्या नहीं चला मैं उसको देख रहा था।
आई मीन ये आपको याद होगा पोस्ट कोविड जो स्पेस बहुत अच्छा करके गए थे उसमें मुझे याद आता है दो स्टॉक्स बहुत अच्छे थे वाइट गुड सेगमेंट के, हेवल्स, वोल्टास, क्या गजब का स्विंग दिया था। बीच में बात ये आ गई थी मेटल प्राइसेस काफ़ी, इंडस्ट्रियल मेटल्स काफ़ी, अगर आप देखें प्राइसेस ड्यू टू दैट वॉर काफ़ी फर्म थे तो शायद मार्जिन से प्रेशर पड़ेगा, लेकिन इन दो स्टॉक्स की बहुत खराब प्राइस परफॉर्मेंस रही। अभी भी रत्ती भर अगर आप देखें पार्टिसिपेशन नहीं है स्ट्रेंथ में इनका। वाइट गुड सेगमेंट में आपका आउटलुक क्या है इस वक्त? तो इसमें आप देखेंगे अगर हेवल्स की हम बात करें, जो लॉयड से जब से उनका एक्विजिशन हुआ है, वो बिजनेस जो है उतना तेजी से इंडिकेट, इनफैक्ट उनके लॉसेस पिछले क्वार्टर भी बढ़े। इनफैक्ट अगर आप देखें उनके जो 4 सेगमेंट्स हैं, केबल एंड वायर्स है, लाइटिंग है, कंज्यूमर बिजनेस है और लॉयड्स है, तो बाकी 3 सेगमेंट ठीक करें। इनफैक्ट केबल एंड वायर में वो अच्छा कर रहे हैं, हालांकि लीडर पॉलीकैब है जिसके बारे में हमने चर्चा करी, तो वो एक उसको ड्रैग कर रहा है बिजनेस को। उसके कई कारण हैं, एक रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन हुआ, ऑफ टेक उतना अच्छा नहीं रहा जितना जितना अच्छा होना चाहिए। वोल्टास के केस में जो उनका इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है वो थोड़ा सा ड्रैग किया है, और वोल्टास बेको जो जेवी है, हालांकि अगर आप एसी में देखेंगे तो उनका मार्केट शेयर बढ़ा है, लगभग 26-27% आरएसी सेगमेंट में मार्केट शेयर हुआ है। बट अगर आप इनके वैल्यूएशंस देखेंगे, तो यही बात मैं पहले भी बोल रहा था, आप अगर 50-60 का पी देंगे व्हाइट गुड्स को या किसी भी कंज्यूमर ड्यूरेबल को, और इस एनवायरनमेंट में अगर आपका अर्निंग ग्रोथ सिंगल डिजिट आ रहा है या फ्लैट आ रहा है, तो बाजार उसको रिवॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि ये प्राइस टू परफेक्शन स्टॉक्स हैं। इसको आप एक्स्ट्रापोलेट करिए, नेस्ले में जाइए, एचयूएल पे जाइए, ये इन्वायरमेंट हाई पी मल्टीपल देने का नहीं है, वहाँ प्राइस टू परफेक्शन। हमने आईटी में देखा ये चीज। ऐसा नहीं है कि टाटा एलेक्सी खराब कंपनी है या मिड कैप आईटी कंपनी कुछ खराब है, आप उनको 70-80 का अर्निंग मल्टीपल नहीं दे सकते। जब जीरो इंटरेस्ट रेट्स था, तब जब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, तब बात अलग थी। तो मुझे लगता है कुछ हद तक प्राइस का भी है। अगर आप थोड़ा 5-6 साल में परफॉर्मेंस देखेंगे तो हेवल्स बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएटर है, पिछले 2 साल में शायद अच्छा नहीं किया है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको एक रीजनेबल वैल्यूएशन देना है, और अगर वैल्यूएशन थोड़ा भी आए है तो स्कोप ऑफ एरर नहीं है बिल्कुल। ये देखिए क्या बाजार में ज़बरदस्त मूव इस समय, और एक बार बजाज फाइनेंस लेकर आइए इंट्राडे। बजाज फाइनेंस में एकदम से काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड दिखा है आपने। पिछले 3-4 दिन में बजाज फाइनेंस में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया था। वो जो जियो का फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्जर रहा, उसको लेकर थोड़ा सा मार्केट में नर्वसनेस थी, लेकिन थोड़ा सा मूव यहाँ पर आता हुआ। रिलायंस तो खैर अच्छा कर ही रहा है, उसके अलावा बजाज ऑटो, मारुति, काफ़ी अच्छा मूव इन सब स्टॉक्स में। गुरमीत, ऑटो को आप अच्छे से ट्रैक करते हैं और ऑटो एंसिलरी में मिंडा खैर आपका फेवरेट रहा है, लेकिन कोई और स्टॉक जो इस स्पेस में अच्छा लग रहा हो आपको, ऑटोज या ऑटो एंसिलरी? तो अनुज, मैं 4 व्हीलर्स को ट्रैक कर रहा हूँ। मारुति के नंबर थोड़ा हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस है ग्रैंड विटारा और ब्रेजा का। बहुत 2017-18 के बाद उनकी प्रोडक्ट साइकिल वापस आई है। इनफैक्ट अगर आप उनकी एनुअल रिपोर्ट देखें, वो इस साल 20 लाख गाड़ियों की सेल की बात कर रहे हैं, और अगर आप सितंबर का नंबर देखें तो लगभग 1,40,000 यूनिट उन्होंने किया। तो हम देखते हैं कि ये ट्रेंड कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने उनके जितने भी मॉडल्स हैं उसमें एक हमें इंटरनली प्रीमियमाइजेशन देखने को मिल रहा है, चाहे वो 360 डिग्री कैमरा है, एचयूडी डिस्प्ले है, काफी प्रीमियमाइजेशन कर रहे हैं, जिससे मुझे लगता है उनका रियलाइजेशन और एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ा है। और एसयूवी पे भी फोकस है, हाइब्रिड पे उनका फोकस ज्यादा है वीजा वीज बाकियों से, जैसे टाटा और एमएनएम। तो मारुति के अगर नंबर 1-2 महीने और अच्छे नंबर आते हैं, और अगर वो एसयूवी पोर्टफोलियो में अपना गैप प्लग कर सकते हैं, तो मारुति को देखा जा सकता है। जैसा मैंने बोला, 4-5 साल का फ्लैट परफॉर्मेंस है। एमएनएम हमें सबसे अच्छा लगता है, कैपिटल एलोकेशन एकदम सटीक है, अभी भी 17-18 टाइम्स है। अगर आप देखिए अर्निंग्स का, लगभग 5 सक्सेसफुल बैक टू बैक एसयूवी लॉन्चेस किए हैं। ईवी बिजनेस को अभी भी सेपरेटली हाई वो वैल्यूएशन नहीं आया है जो उनको ईवी में आ सकता है, उसका लॉन्च ड्यू है। और अगर आप अभी सेगमेंट देखेंगे तो वो 60-62% उनका ऑटोमोटिव है, और करीबन 35% ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर नंबर्स फ्लैट रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है। तो मुझे लगता है ये एमएनएम सबसे रीजनेबली प्राइस्ड है, और सबसे ज्यादा ग्रोथ आने वाले महीनों में हमें दिखाएगा, तो वो हमारा प्रेफर्ड पिक है इस स्पेस में। अच्छा गुरमीत जी, एक अल्ट्राटेक सीमेंट पे आपका मूव चाहूँगा, हालांकि व्यू चाहूँगा। मैं बात तो मैं शायद पूरे सीमेंट पे कर सकता, लेकिन पोस्ट दैट बिगेस्ट डील इन द सीमेंट स्पेस, सबसे बड़ी बात जो कही जा रही थी वो ये कही जा रही थी कि अब वो जो कैपेसिटी को एक्सपेंड करने की, अपनी कैपेसिटी एडिशन पे जो काम करेगा, सबसे बड़ा अल्ट्राटेक सीमेंट करेगा। और पिछले 3 महीने में हमने, अगर आप देखें, प्राइस हाई के इंस्टेंसेस भी देखे हैं।
बट अभी भी अल्ट्राटेक सीमेंट को बाजार ने वो वेटेज नहीं दिया, स्टिल आई मीन हावरिंग एट 64-33, 64-20। आपका व्यू अल्ट्राटेक सीमेंट पे या फिर आपकी चॉइस कुछ और है सीमेंट स्पेस में? मुझे थोड़ा सा अल्ट्राटेक अंबुजा महंगा लगता है। आप अगर 15-16, अंबुजा तो शायद 18 ईवी बाय बिटा है, अगर आप वो मल्टीपल देंगे तो अपसाइड का गुंजाइश थोड़ा कम रह जाता है। एक सीमेंट स्टॉक मुझे लगता है जो थोड़ा वैल्यू प्ले है, जिसे वो मुझे एसीसी लगता है, लगभग रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे अवेलेबल है। अगर आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब अगर आज आप नया सीमेंट प्लांट लगाना चाहेंगे, तो आपका उतना ही एक्सपेंस होगा जिस पे आज आपको एसीसी मिलता है, जिसे हम आप उसको एबिटा पर टन पे ले सकते हैं या कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सीमेंट पर टन पे ले सकते हैं। तो एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे एसीसी अवेलेबल है। थोड़े नतीजे खराब रहे हैं, पिछले क्वार्टर के सॉफ्ट नंबर्स आए उनके। वैल्यूएशन वाइज ज्यादा भी रीजनेबल, काफी रीजनेबल है, लगभग आधे वैल्यूएशन पे अगर आप कंपेयर करेंगे। और अब नए ओनरशिप से आपको और सिनर्जीज देखने को मिलेंगी। फ्रेट में सिनर्जी देखने को मिलेगी, आरएमसी में जो कि रेडी मिक्स कंक्रीट है, जो कि एक बहुत फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, उसमें सिनर्जी देखने को मिलेगी। तो मैं एसीसी शायद देख सकता हूँ एज अ वैल्यू प्ले। सीमेंट थोड़ा सा मुझे अभी एक्सपेंसिव लगता है, अगर थोड़ा करेक्शन आएगा तो जरूर देखना चाहूंगा। चलिए गुरमीत, एक दो सवाल और लेने हैं आपसे, लेकिन उसके लिए मैं आता हूँ आपके पास वापस, क्योंकि सुबह बात हो रही थी नायका की और ये सारे के सारे न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स की, जहाँ पर एक प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स का लॉक इन खुल रहा है। तो एक बार हर्षिता के पास चलते हैं, वो बताएंगे कि सारे के सारे स्टॉक्स जिन पर आपको नजर रखनी है। हर्षिता। शुक्रिया अनुज जी। हाँ, वैसे भी ग्लोबली जो न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स है उनकी धुलाई होती हुई दिखाई दे रही है, उनके कंसर्न्स अलग है, नंबर्स पर प्रेशर है, लेकिन यहाँ पर भारत में जो अगला कंसर्न है कि लॉक इन पीरियड दरअसल नवंबर के महीने में कई कंपनियों का खुलता हुआ दिखाई देगा, और इसमें खास तौर से वो कंपनियां रेडार पर रहेंगी जो न्यू इकोनॉमी कंपनियां हैं, यानी कि जो ई कॉमर्स से जुड़ी हुई है, जो पेमेंट से जुड़ी हुई हैं। नाम हम सब जानते हैं, नायका, पीबी फिनटेक, पेटीएम जैसी कंपनियों की लॉक इन पीरियड खुलते हुए दिखाई देंगे, और डिलीवरी भी इसमें शामिल है। इन सभी स्टॉक्स पर वैसे भी थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला है, और आईपीओ की तुलना में इन स्टॉक्स में काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन तारीखें याद रखें क्योंकि उससे पहले ही दबाव आने की पूरी संभावना है। करीब 160 करोड़ शेयर बाजार में बिकने को आते हुए दिखाई देंगे, और कुल मिलाकर यहाँ पर जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है, प्राइवेट इक्विटी निवेशक हो, जो वेंचर कैपिटलिस्ट हो या फिर प्री आईपीओ निवेशक हो, वो दरअसल इस लॉक इन पीरियड में कुछ अपना हिस्सा बेचते हुए दिखाई देंगे। जो अमाउंट है वो बड़ा है, 4 कंपनियों का हमने जो गणित निकाला है, 87,000 करोड़ के शेयर बाजार में बिकने के लिए आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन डेट्स आपके लिए अहम रहेंगी, याद रखिएगा इन सभी कंपनियों ने करीब करीब मिलकर 34,600 करोड़ जुटाए थे, और नवंबर का महीना भारी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है शेयर धारकों के लिए, क्योंकि वो लॉक इन पीरियड दरअसल खुल रहा है। तो 10 नवंबर के साथ शुरुआत होगी, जहां पर हम देखेंगे नायका का दरअसल लॉक इन खुलेगा। याद रखिएगा 1125 कंपनी का इशू प्राइस था, उसकी तुलना में अगर आप देखें 12% नुकसान पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 तारीख को पीबी फिनटेक का दरअसल यहां पर लॉक इन पीरियड खुलेगा, ये नेक टू नेक ही है, इशू प्राइस के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो नजरें गड़ी हुई हैं लोगों की वो है पेटीएम पर, क्योंकि पेटीएम जिसका लॉक इन पीरियड 18 नवंबर को खुलेगा, 2150 रुपए का ये इशू प्राइस था, 650 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लगभग 70% का नुकसान यहां पर लोगों के हाथ में है। और डिलीवरी जिसकी हाल फिलहाल में हमने देखा है काफी धुलाई भी हुई है, 24 नवंबर को इसका भी लॉक इन पीरियड खुलता हुआ दिखाई देगा। ये भी वैसे अगर आप देखें अपने इशू प्राइस 385 से ज्यादा कमजोर है, लेकिन उतना ज्यादा टूटा नहीं है जितना शायद पेटीएम टूटा है या फिर आपका नायका का शेयर। तो ये सभी स्टॉक्स दरअसल रेडार पर रहेंगे, और नवंबर के महीने में फिनो पेमेंट्स, सफायर फूड्स, कई और कंपनियां जो हाल ही में लिस्ट हुई थी उनके भी लॉक इन पीरियड्स खुलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन न्यू एज टेक पर वैसे भी ज्यादा नजरें हैं और डिसअपॉइंटमेंट भी ज्यादा है इशू प्राइस की तुलना में। शुक्रिया हर्षिता, सब अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। सारे नंबर्स हर्षिता ने आपके सामने रखे, और ऑब्वियसली जो हर्षिता बोल रही हैं कि इतने शेयर्स अवेलेबल हो जाएंगे ट्रेड करने के लिए, वो लॉक इन खुल जाएगा। अब जिसमें से कितने सेलिंग के लिए आते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मार्केट ऑलरेडी प्रीएम्प्ट कर रहा है उसको, जो मार्केट ने प्रीएम्प्ट किया था इवन जोमेटो के केस में भी। लेकिन फिर वही बात होगी कि ये होने के बाद, सेलिंग प्रेशर झेलने के बाद आगे क्या, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और गुरमीत ने भी जैसा कहा, इनमें कुछ कंपनियां होंगी जिनको अवॉइड करेंगे, लेकिन कुछ कंपनियों में शायद ये एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करेगा। वो अब उनमें से कौन सी होंगी ये आपको एक कॉल लेनी है, जो कि ऑब्वियसली सबसे टफ कॉल है।
लेकिन चलिए गुरमीत के पास वापस चलते हैं। गुरमीत, एक डिलीवरी की बात हो रही थी, डिलीवरी पर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इसने जनरेट किया था एक इंटरेस्ट, काफ़ी इसमें एक जिसे कहते हैं एक लोगों ने काफ़ी उम्मीदें भी जताई थी कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर काफ़ी अच्छा बजिंग सेक्टर में अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जो अपडेट आया उसके बाद एकदम से स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट आई, इसको कैसे अप्रोच करोगे आप? तो अनुज, एक्चुअली मार्केट इसलिए डिसअपॉइंट हुआ कि लॉजिस्टिक्स पे एक पॉजिटिव व्यू बन रहा था काफी ब्रोकरेज हाउसेस का। वो हमने उसका मूवमेंट कॉनकॉर में भी देखा, डिलीवरी थोड़ा न्यू एज है उसमें भी थोड़ा सा देखने को मिला। पर 2 क्वार्टर में थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड था, पिछले क्वार्टर में हुआ। पर मुझे लगता है उसके 2 कारण है। एक तो उनका जो स्पॉट ऑन इंटीग्रेशन है वो ऑपरेशनली पूरी तरह नहीं हो पाया, उससे लगभग उनको 200 करोड़ का एबिटा का इम्पैक्ट पड़ा। और जो पीटीएल सेगमेंट में उतने अच्छे वॉल्यूम्स नहीं आए जितने जितने आने चाहिए। एक्सप्रेस पार्सल सर्विस अगर आप देखेंगे उसमें लगभग अभी भी उनको 30-32% ग्रोथ मिलेगी। तो लॉजिस्टिक एक ऐसा सेक्टर है जो मुझे लगता है काफी स्कोप है। अगर आप पार्सल की बात करें, अगर चाइना से इंडिया को कंपेयर करेंगे तो चाइना में 30 टाइम्स ज्यादा पार्सल डिलीवरी वॉल्यूम्स है हमारे यहाँ से। और हमारे यहाँ जो चुनिंदा प्लेयर्स हैं जैसे ब्लू डार्ट है जो है वो काफी एक्सपेंसिव है। तो डिलीवरी एक ऐसा शेयर है जो मेरे रेडार में है। शायद मैं थोड़ा वेट करूंगा ये और वॉल्यूम लेड सेलिंग का जो शायद प्ले आउट होगा नवंबर में। बट ये एक ऐसी कंपनी है जो मेरे रेडार में। हमें कॉनकॉर भी अच्छा लगता है। अगर आप देखें उनके FY22 अगर आप देखें तो लगभग 48 मिलियन टन का उन्होंने वॉल्यूम हैंडल किया। अगर आप उसको TEU जो उनका एक मेजरेबल सेगमेंट है उसमें देखेंगे तो उसमें भी ग्रोथ है। लगभग 61 टर्मिनल है उनके, जिसमें से करीबन 16-17 डोमेस्टिक हैं, 34-35 आपके हाइब्रिड है और 7 या 8 जो है एक्सिम रिलेटेड है। दोनों सेगमेंट में ग्रोथ है, एक्सिम में 7-8% की और डोमेस्टिक में लगभग 25-30% की। और प्राइवेटाइजेशन ड्यू है, हालांकि नहीं हुआ है कुछ टाइम से, बट ओनरशिप शायद चेंज होते मिलेगा। और जो नई पॉलिसी आई है, लैंड लाइसेंस पॉलिसी है, वो मुझे लगता है काफी लॉन्ग टर्म जो है पॉजिटिव है इस पूरे सेक्टर के। गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी सेक्टर्स पे, इनफैक्ट सभी स्टॉक्स पे खुल के अपने विचार रखने के लिए और निवेशकों को ग्राहक दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को अब यही समाप्त करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से नीलेश के पास एक कॉल है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। नीलेश, बताइए आपके पास क्या कॉल है? बिल्कुल, देखिए ऑटो स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम है। ऑटो इंडेक्स ऑल टाइम हाई टेरिटरी की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए अशोक लेलैंड ये पर्टिकुलर काउंटर में हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अशोक लेलैंड को करंट लेवल पे खरीद के चल सकते हैं। 155 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है एंड 147.5 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। आपकी स्क्रीन पर अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अगर आप देखें तो आज अच्छा करता हुआ करीब 1.5% ऊपर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। 41,262 बैंक निफ्टी करीब 17,822। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में, लेकिन फिलहाल चलते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए नीरज जी के पास। नीरज जी को नवंबर के पहले दिन निफ्टी 17,821 पे सौंप देते हैं। ओवर टू यू नीरज जी। शांति का प्रतीक बने हुए हैं आज नीरज जी। थैंक्स टू रिलायंस जिसने अपने दम पे पूरे मार्केट को मतलब ओल्ड इकोनॉमी में जो ओल्डेस्ट है, ओल्ड इकोनॉमी में ओल्डेस्ट, और जो रिसेंट उनकी जो खबर थी रिजल्ट के साथ एक डिमर्ज करके फाइनेंशियल कंपनी अलग करेंगे, वो बहुत बड़ी खबर है वो, तो उसका असर हमको देखने को मिल रहा। बैंक निफ्टी अलग रेड में है, लेकिन अभी भी मजबूती के साथ कामकाज बाजार कर रहा है। तो देखते हैं सेकेंड हाफ में कैसे पैन आउट होता है। अच्छा, उदय कोटक जी ने जो ट्वीट किया था सुबह कि इंडियन मार्केट में इतनी गिरावट हो रही है और यूएस मार्केट में, तो मनीष चौघानी जी ने उसका रिप्लाई किया है कि जो स्टार 7 कंपनी है यूएस की, जितना उनका मार्केट कैप उड़ गया उतना तो हमारा पूरा मार्केट कैप नहीं है। सही बात तो इस तरीके का वोलेटाइल मार्केट यूएस का है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। $3 ट्रिलियन उड़ गए यूएस मार्केट में उन साल। पक्का होगी, सारी होगी। अभी जो लिंक हर जगह चल रहा था, इसमें देखिए डिलीवरी की पहली पिटाई हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, 8-10 दिन पहले आप याद करिए रोज गिर रहा था। हमारी मार्केट थोड़ा सा हर मामले में आगे है। पहले वो समझ लेते हैं कि क्या होने वाला है। खैर चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस।